करने से हो जाएगा बाद में। सर मेरे पास अभी पेपर है नहीं। अच्छा मतलब ठीक है, मैं पेपर शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, देख लेना एक बार, रिवीजन कर लेना उसका। और समीक्षा, आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो नहीं आ रहा हो? सर मैं अभी बैठ के मतलब अच्छे से करूंगी ना तो फिर हो जाएगा। हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा तो बताना मुझे, कोई चीज़ अगर हाँ आउट ऑफ सर। सिलेबस लगेगी तो। हाँ ठीक है। बता दीजिए। और दूसरा एक और चीज़, ये सबके लिए है, मेरे पास बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ये दो टाइप जो है सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग आप लोगों को लगता है, दैट इज इंटीजर टाइप। सिद्धार्थ, ये लास्ट टाइम ब्रीफ कर रहा हूँ मैं। यस सर। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एन इंटीजर बिटवीन 0 to 9, एन इंटीजर बिटवीन 0 to 9। या तो आंसर 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 8 आएगा, या 9 आएगा, एक कंप्लीट इंटीजर आएगा। ठीक है, अगर इस इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में आंसर आएगा तो आपको 0 लिखना है, या 5 आएगा तो 5 लिखना है। यू डू नॉट हैव टू राइट एनी डेसिमल थिंग। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या होता है कि यू हैव टू राइट द आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये हो गया कि इफ योर आंसर इज 2.5555 एंड सो ऑन, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट 2.56। इफ योर आंसर इज 2.57, बस खत्म हो गया 2.57 पे, तो द आंसर विल बी 2.57 नॉट 2.58। फिर आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 2 डेसिमल प्लेसेस पे जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है वो आ गई। अगर 2 डेसिमल प्लेसेस से ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालो, राउंड ऑफ करो। इफ योर आंसर इज 2.444, you have to write 2.44. You have to round off in this case. You have to round off in this case. Round off करोगे लेकिन वो 4 ही रहेगा। In this case, since you're getting answers up in 2 digits only, up 2 digits are there after decimal, so you have to write as it is. यहाँ पे कुछ भी 588 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है। और अगर आपका आंसर इस सिचुएशन में इंटीजर आता है, जैसे 15 आ गया, देन ऑल्सो यू हैव टू राइट 15.00। इफ आपका आंसर 4 आया, देन ऑल्सो यू हैव टू राइट 4.00। इफ आपका आंसर नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं आता वैसे, पॉजिटिव ही वैल्यूज होती हैं, क्योंकि नेगेटिव का प्रोविजन नहीं होता है लिखने का। बट समझ में आया क्या कह रहा हूँ? ऑल्सो एक चीज और, मेंस के पेपर में ये ही होता है ऑलवेज, ये पैटर्न फिक्स है। मेंस का पैटर्न इज फिक्स 20+5। एडवांस का पेपर, मेंस का पैटर्न इज समथिंग ना कि अगर चेंज होगा तो आपको पहले से पता रहेगा कि क्या पैटर्न है। 2 महीने पहले जेई अनाउंस कर देता है, एनटी अनाउंस कर देता है कि क्या पैटर्न फॉलो होने वाला है। जैसे इस टाइम 20+10 फॉलो हुआ है अब, लेकिन इस टाइम का वाला रेस्ट्रिक्शन बाद में देखेंगे। तो आपके लिए 20+5 ही फॉलो होता है, जो हर बार फॉलो होता है। 20 क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन करेक्ट, 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू, ये फिक्स है। तो मेंस में तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा ही आएगा। इफ इन केस एडवांस में, एडवांस के पेपर में देखते हो तो एडवांस के पेपर में इंटीजर भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकता है, बट आपको मेंशन्ड होगा right from before the paper, you can see it will be mentioned that whether you the question type is integer type or numerical value. अगर मान लो नहीं भी mentioned है, and if you're getting answer like something value of 15 या 16 इस टाइप का आ रहा है, तो definitely that question is of numerical value, क्योंकि integer type में integers 0, 1, 2, 3, 8, 9 यही सब आते हैं। लेकिन अगर आपको 9 से ज्यादा कोई भी इंटीजर आंसर आ रहा है तो समझ लेना कि पेपर में न्यूमेरिकल वैल्यू ही पूछा होगा। ठीक है सिद्धार्थ? यस सर। और अगर किसी का आंसर में 0.01 आ रहा है तो यही आंसर लिखना है। मतलब ये 0.01 का डिफरेंस भी नहीं होता, कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं होता है वहां पे। यहाँ पे अगर आपने 2.56 की जगह कोई भी और चीज लिख दी, 2.55 लिख दिया, 2.57 लिख दिया इस पर्टिकुलर केस में, तो एवरीथिंग इज रॉन्ग, ओनली 2.56 इज करेक्ट। सो यू हैव टू बी प्रिसाइज, वेरी प्रिसाइज। इन क्वेश्चंस के लिए रिमेंबर √3 क्या होगा, √2 क्या होगा, पाई की वैल्यू क्या होगी, 1/पाई क्या होगा, ई क्या होगा, log of 2 क्या होगा, log of 3 क्या होगा।
क्योंकि क्वेश्चंस में ये सारी चीजें देता है। जैसे मान लो तुम्हारा आंसर आया 7 और तुमसे बोल देगा 7/√3 कितना होगा, तो पहले से ही याद करके रखो कि 7/1.732 कितनी वैल्यूज आ सकती है, या 7/√2 7/1.414 कितना आएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, या 7√2 आ गया तो 7 × 1.414, 3 डेसिमल प्लेसेस तक मल्टीप्लाई करना, 7.41 लेकर के मल्टीप्लाई कर, मतलब 7√2 अगर आपका आंसर आया है, सॉरी, और आपने √2 की वैल्यू 1.41 लेकर के शुरू कर दिया, तो आंसर डिफरेंट आएगा एज कम्पेयर टू 414 से। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेकर याद रखो सारी चीजें और उसको ही सिंप्लीफाई करो, ठीक है। वैसे ये सारी चीजें क्वेश्चंस में गिवन होंगी, मतलब यूजुअली √3 नहीं, मतलब फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए गिवन रहती है, मैथ्स के लिए नहीं। तो क्वेश्चन पेपर में यू विल हैव दीज वैल्यूज, बट स्टिल रिमेंबर रखो, याद रखो, हो जाएगा। मिनिमम कहाँ तक याद रखना है? मिनिमम कहाँ तक याद रखना है यार, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 1/√2 बहुत कॉमन आंसर है, तो 1/√2 याद कर लो, या √2 बहुत कॉमन आंसर है न्यूमेरिकल वैल्यू में, मैथ्स में, याद किया तो √2 याद कर लो, √3 याद कर लो, √5 याद कर लो। ये सब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐसे, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत कॉमन है। मतलब क्वेश्चन ऐसा इंटीजर टाइप आता है और इंटीजर को फिर कुछ ना कुछ चेंज करके ऐसे कॉम्प्लिकेट कर देता है। नहीं तो नॉर्मली ऐसे आएंगे कि 81/5 आ गया, तो फिर ये तो पूरा आपको पता है कि 16.20 हो जाएगा, तो नॉर्मल वाले तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये खाली एडवांस में आएंगे, मेंस में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगा आपका। एडवांस में न्यूमेरिकल और इंटीजर दोनों हो सकते हैं। एंड थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करो, अगर नहीं पढ़ पाए हो इंस्ट्रक्शन या मिस हो गया या टाइम नहीं मिला है कुछ भी करने का, तो सी इफ आंसर आपका 59 से ज़्यादा आ रहा है और इंटीजर आ रहा है, तो समझ लो अपने आप ही कि न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है। एक के लिए पूछा होगा तो पांचों के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगा, फिर ऐसा तो है नहीं कि एक क्वेश्चन इंटीजर हो 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़े। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने? एनीवन? डायरेक्ट टेंजेंट। डायरेक्ट टैंजेंट, डायरेक्ट टैंजेंट में क्या बताया था? बोलो, लास्ट क्लास में क्या कराया था, भूल गए क्या सब? सर लास्ट एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। एंगल बिटवीन डायरेक्ट एंड एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स टैंजेंट बताया था। तो मैंने 4 चीजें बता दी हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था लेंथ ऑफ कॉमन टैंजेंट। लेंथ ऑफ कॉमन टैंजेंट में मैंने डायरेक्ट टैंजेंट के लिए क्या बताया था? फॉर्मूला d², बोलो सिद्धार्थ, r1 - r2 का स्क्वायर। और ट्रांसवर्स टैंजेंट के लिए d² - r2 + r1 होल स्क्वायर। d² - r2 + r1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो लेंथ ऑफ कॉमन टैंजेंट हो गया। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को एंगल बिटवीन डायरेक्ट टैंजेंट एंड एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स टैंजेंट बताया था। तो एंगल बिटवीन कॉमन टैंजेंट्स, इसमें मैंने डायरेक्ट के लिए बताया था। डायरेक्ट के लिए क्या बोला था मैंने? tan थीटा इज इक्वल्स टू, जिस चीज से डिवाइड कर रहे थे डायरेक्ट के फॉर्मूले में, वही चीज, मतलब जो जिस चीज में r2 - r1 यूज कर रहे थे डायरेक्ट के लिए, तो वही चीज न्यूमरेटर में लेकर के ऐसे आया था मेरे पास, तो याद है। और मैंने ये भी बोला था कि tan थीटा या tan 2 थीटा निकालना है। सेम वही चीज फिर ट्रांसफर्स के लिए बताई थी मैंने, याद है ना कि प्रूफ करूं वापस से? याद है सर। यस सर। याद है। तो tan थीटा r2 + r1 अपॉन d² - r2 + r1 का होल स्क्वायर। फिर याद रखना tan 2 थीटा निकालना है, ये tan थीटा बताया है।
और देखो ये क्वेश्चन में बहुत इजीली हो जाएगा क्योंकि दो सर्कल्स दिए रहेंगे आपको, दोनों सर्कल का रेडियस आपको पता रहेगा तो R2 + R1 निकाल दोगे, दोनों सर्कल का सेंटर पता रहेगा तो डिस्टेंस निकाल दोगे, तो फिर नीचे वाली वैल्यू तो बेसिकली tan थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो tan टू थीटा निकालना इतना टफ नहीं है जितना फॉर्मूले में लग रहा है, क्योंकि दोनों अगर सर्कल के इक्वेशन दे दूंगा s = 0 एंड s' = 0 तो रेडियस पता ही रहेगा, तो R2 + R1 कर सकते हो। डिनोमिनेटर में भी फिर अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं d² सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, R2 + R1 कर ही सकते हो। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली निकल जाएगा। यस ओके, नेक्स्ट इज, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। नहीं, एक क्वेश्चन तो मैंने करवाया था ना, डिस्टेंस बिटवीन डिस्कस द पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, ये करवाया था मैंने, राइट? यस सर। जिसमें दोनों टचिंग आ गए थे। चलो उसी क्वेश्चन को वापस से देखते हैं, उसी क्वेश्चन में ये सारी वैल्यू भी निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन वाज डिस्कस पोजीशन ऑफ सर्कल with respect to each other, और सर्कल्स की इक्वेशन मैंने दी थी जहां तक याद आ रहा है x² + y² = 4 एंड टचिंग सर्कल दिया था ना मैंने, x² + y² - 10x + 16 = 0। ये टचिंग सर्कल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर आप लोगों ने बताया था 0,0 था और रेडियस 2 था, और यहाँ का सेंटर कितना था 5,0 और रेडियस 3। तो R1 + R2 = D डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने पूछा आपसे कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट कितना होगा, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट कितना होगा, तो कितना होगा ईशान बताओ? हाँ सर, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट कितनी होगी बेटा बताओ? d² माइनस रूट ऑफ r1 माइनस r2 का स्क्वायर। R2 का स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है? डिस्टेंस 5 है ना सेंटर के बीच में, यस तो डिस्टेंस 5 का स्क्वायर 25 माइनस दोनों रेडियस का डिफरेंस 1 आ रहा है, माइनस तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट कितना हो गया? √24 हो गया, ठीक है। चलो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट कौन बताएगा, बताओ? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट फॉर्मूला बताओ, हर्ष बताओ फॉर्मूला लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट। √d² माइनस r2 + r1 होल स्क्वायर। R2 + R1 का होल स्क्वायर। तो D मेरे पास कितना है हर्ष? 5 का स्क्वायर करूंगा 25, और R2 + R1 कितना है? जल्दी R2 वो भी 5 है ना 25। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट हर्ष 0 आ गया, इसका क्या मतलब है? अच्छा ये दोनों सर्कल्स कैसे बनेंगे? किसी ने लास्ट टाइम मैंने दिखाया था ना, अरे यार छोड़ो, फ्री हैंड ही बना रहा हूँ। ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, यस एक का सेंटर 0,0, एक का सेंटर 5,0 और इसका रेडियस 3 और इसका रेडियस 2। तो ध्यान से देखो तो ये टचिंग एक्सटर्नली वाला सर्कल है, याद है टचिंग एक्सटर्नली। यस तो जो Yes, मेरा sir. ट्रांसवर्स टैंजेंट हो जाएगा, जो मेरा ट्रांसवर्स टैंजेंट हो जाएगा वो
अगर मान लो सर्कल थोड़ा थोड़ा दूर भी होता ना, तो ट्रांसवर्स टैंजेंट की कोई लेंथ होती, राइट? बट ये सिंस ये दोनों सर्कल कोइंसाइड कर गए हैं, इसी पॉइंट पे आ गए हैं, तो उसकी लेंथ 0 हो जाएगी ना। मतलब लाइक ट्रांसवर्स टैंजेंट इज बेसिकली पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और टैंजेंट उसी पोजीशन में है, बस उतनी ही दूरी के लिए है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट निकालते हो तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालते हो। अब अगर मैं इस सर्कल को बहुत पास ले आऊंगा तो डायरेक्ट टैंजेंट का लेंथ ये छोटा हो जाएगा। लेकिन ट्रांसवर्स टैंजेंट के साथ क्या हो रहा है? ट्रांसवर्स टैंजेंट में इनिशियली लेंथ यहाँ से यहाँ तक पूरा था, अब जैसे जैसे सर्कल पास आ रहा है ये लेंथ छोटी होती जा रही है ना, दिस लेंथ इज गेटिंग स्मॉलर। अब जब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक पॉइंट पे ही बस टच कर रहे हैं, तो इस सर्कल के लिए जहां से शुरू होगा उस सर्कल के लिए वहीं पे वो टैंजेंट खत्म हो जा रहा है, तो लेंथ तो 0 हो जा रही है ना। बेसिकली इस सर्कल से जहां से शुरू हो रहा है, इस सर्कल पे जहां पे खत्म हो रहा है, ट्रांसवर्स टैंजेंट की लेंथ वो होती है। बट इस सर्कल से जैसे ही शुरू हुआ तुरंत इस सर्कल पे खत्म हो गया, तो लेंथ तो 0 हो गई ना। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट 0 आने का ये मतलब हुआ। तो बेसिकली ये इस तरह से भी कंक्लूड कर सकते हो कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट इज 0 मींस क्या मतलब होगा? इट मींस कि circles are touching externally, right? What will be the clear हुआ ये चीज? Yeah, yes, sir. Okay. Now next is angle between direct tangent. तो angle between direct tangent क्या हो जाएगा? कौन फॉर्मूला बताएगा? बताओ बेटा, कौन बोल रहा है? बताओ बताओ, anyone? कुणाल बताओ, एंगल बिटवीन डायरेक्ट टैंजेंट। अरे अभी तो फॉर्मूला लिखवाया है, जल्दी बताओ। tan थीटा कितना आएगा? R2 माइनस R1 1 हो जाएगा अपॉन √24 निकाल लिया हमने ना, ये वाली वैल्यू। तो एंगल बिटवीन डायरेक्ट टैंजेंट ही आ गया, तो tan 2 थीटा निकाल देंगे तो मिल जाएगा ना, राइट? मिताली हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स टैंजेंट कैसे निकालेंगे बताओ? क्या आ रही है एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स टैंजेंट? 5/0 हो रहा है क्या? यस सर। तो 5/0 होने का मतलब क्या हो गया? नॉट डिफरेंट। नॉट डिफाइंड। तो मतलब थीटा इज इक्वल्स टू π/2 हो गया क्या? यस सर। हमें क्या चाहिए? हमें 2 थीटा चाहिए, याद है ना? हमें 2 थीटा चाहिए होता है। यस सर। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, सिंस सर्कल्स जो थे ना वो एक्सटर्नली टच कर रहे थे, तो अगर एक टैंजेंट इस डायरेक्शन में बनाओगे तो दूसरा टैंजेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि दोनों टैंजेंट एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं ना। अगर सर्कल दूर होता तो एक ये टैंजेंट होता, एक ये टैंजेंट होता, बट अभी दोनों टैंजेंट एक ही हो गए हैं। लाइक सर्कल इतना पास आ गया, ये सर्कल इधर जाकर के, सर्कल इधर जाके इतना पास आ गया कि वो पॉइंट इंटरसेक्शन बन गया है। तो एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स टैंजेंट्स इज कमिंग आउट एज पाई, मतलब टैंजेंट आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, उनके बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स टैंजेंट इज पाई, पाई या 0 बोल दो, मतलब वो टैंजेंट ओवरलैप कर गए हैं एक दूसरे से। तो दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग वन ट्रांसवर्स टैंजेंट, क्योंकि एक ही पॉइंट से पास हो रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो रहे होते हैं। तो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हो, दोनों पैरेलल भी हैं एक दूसरे से, मतलब दोनों एक ही लाइन हो गए ना, राइट? यस सर। अगर कोई एक पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन से पैरेलल भी है, तो वो वही लाइन हो जाएगी ना वापस से। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस। ठीक है, सबको समझ में आया? ईशान, ये चीज समझ में आई कि एक ही हाँ। फॉर्मूला जो है ना वो सारी जगह के लिए एप्लीकेबल रहेगा, Yes. इररिस्पेक्टिव कि कैसा सर्कल बनेगा। Yes, sir. अच्छा, व्हाट विल हैपन अगर
दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट क्या आएगी? बता रखा है ना मैंने ये आप लोगों को। R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा? R1 और R2 ज्यादा हो जाएगा इससे, तो रूट जो है वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। और रूट नॉट डिफाइंड आने का मतलब रूट नेगेटिव आ जाएगा। बेसिकली रूट नेगेटिव आने का मतलब कि ट्रांसवर्स टैंजेंट होगी ही नहीं, या नॉन रियल ट्रांसवर्स टैंजेंट होगी, तो दैट इज वाई उसका लेंथ नहीं निकाल पा रहे हो आप। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ गया है? Yes. Yes. इज दिस क्वेश्चन क्लियर? यस सर। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट। अब यहाँ पे सब लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना और बताओ कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट कैसे निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट। जैसे मान लो मेरे पास एक सर्कल है और मेरे पास एक और सर्कल है। Now I have to determine the equation of direct tangent. How can I? Anyone? मुझे दोनों सर्कल नोन है। I know both the circles. So d square डिस्टेंस का यूज करोगे? चलो ठीक है, डिस्टेंस का यूज करके क्या कह रहे हो? जैसे मेरे पास ये सर्कल दिया हुआ है, s dash इज इक्वल टू 0, दिस सर्कल इज s इज इक्वल टू 0। मुझे क्या करना है? मुझे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट निकालना है। ऑब्वियसली आई नो द सेंटर C1 पता है मुझे, आई नो द सेंटर C2 पता है मुझे, एंड आई नो द रेडियस एज वेल, R1 R2। Now how can I ये let's say ये point A1 है, ये point B1 है, या this point is A2 and this point is B2, और ये आपको डिस्टेंस पता है D। तो कैसे निकाल सकते हैं बताओ? इक्वेशन निकालनी है मुझे। इक्वेशन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? radius. रेडियस चाहिए। रेडियस क्यों चाहिए इक्वेशन के लिए? ये जो A1 A2 लाइन है इसकी इक्वेशन चाहिए आपको, तो किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सेंटर एंड Slope और रेडियस। एक point. एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए होता है ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट निकाल रहे हैं मिताली, ये जो A1 A2 लाइन की इक्वेशन आएगी ना वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यस सर। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और स्लोप। स्लोप चाहिए। ठीक है, तो स्लोप डिटरमाइन करना आप लोग कर सकते हो। स्लोप डिटरमाइन कैसे कर सकते हो? अरे देखो, क्या करोगे, इसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पे तो मीट करेंगे, किसी पॉइंट पे, लेट्स से P पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ध्यान से देखना। अगर मैं ट्रायंगल, देखो मैं क्या करूंगा ना, मैं P पॉइंट निकालूंगा। मैं P पॉइंट निकालूंगा। वंस आई हैव द पॉइंट P, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट से पास कर रही है लाइन। तो एटलीस्ट आई विल बी नोइंग द P, मतलब मुझे क्या कहते हैं वो पता चल चुका है कि किस पॉइंट से लाइन पास कर रही है। तो उससे दो लाइंस पास करेंगे, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो दोनों लाइंस के लिए मुझे फिर स्लोप डिटरमाइन करना होगा। तो स्लोप डिटरमाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा? स्लोप डिटरमाइन करने के लिए मैं सेंटर का यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा? मैं इस गिवन लाइन से सेंटर का परपेंडिकुलर देखूंगा,
फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखूंगा, उसको रेडियस का इक्वल कर दूंगा, तो आई विल बी गेटिंग द एम। मैं समझा रहा हूँ क्या करोगे, लिख लो यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप स्टेप 1, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे ही निकालेंगे, पी पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं एनीवन? पी पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ट्रायंगल PA1 C1 is similar to triangle PA2 C2। ये एंगल कॉमन है, ये एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल इज 90 डिग्री, बोल सकता हूँ, राइट एवरीवन? यस सर। अब अगर ऐसा है तो ध्यान से देखना, तो मैं लिख सकता हूं ना, PA1 अपॉन PA2 इज इक्वल्स टू A1 C1 अपॉन A2 C2, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। और ये A1 C1 और A2 C2 क्या है, रेडियस है, R1 अपॉन R2। यस या नो? जल्दी बोलो बेटा। Yes, sir. R1 एंड इफ दैट इज द केस, तो देखो यहाँ पे एक चीज आती है, थ्योरम ऑफ, मैंने वो बताया क्या, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज हाँ सर। बताया ना? तो चलो वहां से अगर थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज नहीं भी अप्लाई कर रहे हो, तो ये चीज देखो ध्यान से, ये बेसिकली एक ऐसी चीज दिख रही है आपको, PA1 अपॉन PA2, बस यहाँ से मैं PA1 अपॉन PA2 ले रहा हूँ, इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। तो ये आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि P है आपके पास, A1 है आपके पास, A2 है आपके पास, P पॉइंट है, A1 है और A2 है, और आपने इसको R1:R2 में डिवाइड किया हुआ है। ये क्या लिख रहा है आप लोग को, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला दिख रहा है? Yes, sir. यहाँ से एक्सटर्न, क्योंकि A1 एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, तो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके, या मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि A1 और A2 हमें नहीं नोन है, तो इसको मैं PC1 और PC2 कर देता हूँ। PC1 भी तो यूज कर सकता हूँ ना मैं, PC1 और PC2, तो वहां पे C1 और C2 मुझे नोन होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसको C1 और C2 कर दिया। तो क्या मुझे C1 C2 नोन है, R1 R2 नोन है, मैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगा करके क्या मैं पॉइंट P निकाल सकता हूँ? जल्दी बोलो। एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगाना भी मुझे रिवाइज करवाना पड़ेगा, मुझे पता है, बट स्टिल निकाल सकता हूँ ना, थ्योरेटिकली समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक है, तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, तो स्टेप 1 मेरा पूरा हो गया है। मुझे क्या करना है, बस एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, C1 PC1 PC2 को R1:R2 में डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है? एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगाना भी बताता हूँ मैं कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट स्टेप 2, अगर मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, तो देखो मैं क्या करूंगा, मुझे पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, मैं अज्यूम करूंगा कि मतलब लेट द पॉइंट बी, लेट पी बी H, K, जो P आया मेरे पास उसको अज्यूम कर लिया H, K। तो अब जो भी मेरे पास लाइन होगी, टैंजेंट होगी, वो y माइनस के इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस h होगी। यही इक्वेशन होगी ना लाइन की? Yes, sir. ठीक है, अब बस इसमें m पता चल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल बी यूजिंग यूज P इज इक्वल्स टू R। अब जब भी मैं ये चीज लिखूंगा ना P इज इक्वल्स टू R, तो इसका देखो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर
इज इक्वल्स टू रेडियस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू रेडियस। अब मैं क्या करूंगा, ये जो गिवन, ये जो मेरी लाइन की इक्वेशन आई है, लेट्स से मान लो पॉइंट मेरे पास 2,3 आ जाता, तो y माइनस टू इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 3, ये मेरे पास इक्वेशन हो जाती। तो मैं यहाँ पे क्या करता, सेंटर से, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे पता होंगे ना, कोई भी एक सर्किल होता है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता होते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट से मैं इस गिवन लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला अप्लाई करता। फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला क्या था, ax1 प्लस bx2 by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था ना। तो फुट ऑफ Yes. परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला अप्लाई करता, उसको इक्वल कर देता किसके, रेडियस के। तो देखो मुझे लाइन की इक्वेशन में सब कुछ पता होता, क्योंकि मैं x और ये x और y की जगह मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स डाल देता। h k और h मुझे पहले से ही पता है, बस मुझे m नहीं पता होता और बाकी सारी चीजें मुझे पता होती। तो अगर मुझे सारी चीजें पता चल जाती तो फिर मेरा क्वेश्चन हो जाएगा बहुत इजीली, मुझे वहां से m निकल जाएगा, एंड वंस आई विल बी गेटिंग m, तो फिर इसी वाली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एंड आई विल बी गेटिंग माय इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट नहीं है, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये तो मतलब ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, तो स्टेप 2 में मुझे क्या करना है, p इज इक्वल्स टू r अप्लाई करना है एंड फाइनली आई विल बी गेटिंग m, वी विल गेट वैल्यूज ऑफ m। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन ए बोल रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन ए, और वही मेरा फाइनल इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट्स हो जाएंगे। दो इक्वेशन, दो वैल्यूज ऑफ m आएंगी। क्यों दो वैल्यूज ऑफ m आएंगी, क्योंकि दोनों सर्किल अपार्ट दिख रहे हैं ना मुझे, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए, मतलब डिपेंडिंग ऑन वेरियस केसेस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, ये भी डायरेक्टली हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टडी अदर केस एज वेल, उसके बाद फिर मैं एक साथ ब्रीफ करता हूँ। लेट्स स्टडी अदर केस, मतलब लेट्स स्टडी दिस इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट एज वेल, फिर मैं ब्रीफ करता हूँ। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ transverse tangent. The equation of transverse tangent. बताओ कोई मुझे कैसे करेंगे, अगर मेरे पास दो सर्किल गिवन है तो। कैसे निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट? डायरेक्ट टैंजेंट मैंने बता दिया। अच्छा, आइडिया सेम रहेगा क्या कि I know center, I know the equation of this circle, I know the equation of this circle, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मिल जाएगा, फिर सेकंड स्टेप तो सेम ही होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू r अप्लाई करके हम निकाल देंगे। बट इन दिस केस वेयर विल बी p? ये वाला पॉइंट रहेगा p, राइट? तो अब ये वाला p निकालने के लिए ध्यान से देखना, PAC1 triangle is similar to triangle PBC2. Yes या no? ये वाला ट्राइंगल वर्टिकली ऑपोजिट, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो बोल सकता हूँ ना सिमिलर। Yes, sir. तो यहाँ से वापस से वही देखो, तो PC1 अपॉन PC2 इज इक्वल्स टू AC1 अपॉन BC2, R1 अपॉन R2 कर सकते हैं, राइट? बट इस टाइम क्या हो रहा है, C1 C2 के बीच में P लाई कर रहा है, और PC1 अपॉन PC2 R1 इज टू R2 दिया हुआ है, राइट?
समझ रहे हो ना बेटा क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ सर। तो इस टाइम क्या इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है, तो स्टेप 1 विल बी अप्लाई इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला PC1 upon PC2 is equals to R1 upon R2, ये वाले से, and determine P. तो इस बार ये करेंगे। तो एक बार मेरे पास जब P डिटरमाइन हो गया, मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मिल गए, तो मुझे पता है कि जो भी ट्रांसवर्स टैंजेंट होगा वो पॉइंट P से होते हुए निकलेगा। तो स्टेप 2 मेरे पास क्या हो जाएगा? सॉरी, स्टेप 2 क्या हो जाएगा? इफ आई विल बी गेटिंग P, तो अगेन आई विल बी यूजिंग P is equals to R. ये P is equals to R का मतलब हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू रेडियस। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस के डिटरमाइन P, लेट्स से दिस इज h कॉमा k, तो y माइनस के इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस h। सेकेंड स्टेप सेम हो जाएगा, और फिर आप वही करोगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला यूज करके m की वैल्यू निकाल दोगे। तो थ्योरी सबको समझ में आ गई कैसे क्या कर रहा हूँ मैं? Is this clear? Everyone? यस सर। अगर थ्योरी क्लियर है तो क्वेश्चंस में करना कैसे वो मैं समझा दूंगा, सेक्शन फॉर्मूला भी क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, थ्योरी समझ में आनी चाहिए। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ। तो डायरेक्ट टैंजेंट के लिए वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सटर्नल पॉइंट आ रहा है, और ट्रांसवर्स टैंजेंट के लिए वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिड पॉइंट आ रहा है, मतलब इंटरनल आ रहा है। तो वंस आई नो दिस, तो फिर आई कैन डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑफ P, और जब एक बार पॉइंट ऑफ P डिटरमाइन कर लूंगा तो फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू रेडियस अप्लाई करके मैं m निकाल दूंगा। तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता चल गया, मतलब बेसिकली पॉइंट पता चल गया जहाँ से लाइन पास होगी, और मुझे स्लोप पता चल जाएगा। एंड वंस आई नो बोथ द थिंग्स, तो आई कैन डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज, जैसे मान लो मेरे पास 2 सर्कल्स हैं। क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, नोट कर लिया ना सबने? हाँ यस सर। ठीक है, अच्छा पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला बता दूं। तो देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई पॉइंट है 2,3 और 4,5, और मैंने बोल दिया कि कोई पॉइंट है P जो 1:2 में डिवाइड हो रहा है, तो 1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हो? 1 इंटू 4 प्लस ये वाला 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 m प्लस m, याद आ रहा है? Yes, sir. इंटरनल सेक्शन Yes. फॉर्मूला। तो 8/3 हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट से मिलली वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल दोगे। क्या करोगे? 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई, तो 11/3। तो जो P पॉइंट हो जाएगा वो 8/3 कॉमा 11/3 आ जाएगा। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, दिस इज सेंटर, दिस इज सेंटर 2, तो PC1 अपॉन PC2 1:2 मान लो गिवन है मुझे, तो ऐसे मैं पॉइंट P निकाल दूंगा। तो ये स्टेप मैंने यहाँ लिखवाया हुआ है कि PC1 अपॉन PC2, अगर मान लो मेरे पास कोई लाइन है, तो पॉइंट P और C1 और C2 मुझे नोन है, R1 और R2 के रेशियो में गिवन है, तो वहां से मुझे पॉइंट P पता चल जाएगा। अब एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला देखो, मान लो यही पॉइंट मेरा बाहर होता और C1 और C2 पता होता मुझे, ठीक है, और लेट्स से PC1 अपॉन PC2 मुझे गिवन है 1:3, PC1 अपॉन PC2 is given as 1:3, और लेट्स से C1 के कोऑर्डिनेट है 5,4 और C2 के कोऑर्डिनेट है 8,10, ठीक है। तो 1:3 निकालना है मुझे। तो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है? 1 x कोऑर्डिनेट के लिए, देखो P के x कोऑर्डिनेट के लिए x, y ले रहा हूँ, 1 इंटू 8, 1 को बाहर वाले से, जो छोटा मतलब ये वाला को ऑपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करना है, 8 माइनस, बीच में एक माइनस साइन आएगा, 3 इंटू 5 15 अपॉन 1 माइनस 3। याद रहे जिसको पहले लिया है ना, जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, 3 इंटू 5 15, सॉरी 3 इंटू 5 15 माइनस 1 इंटू 8,
बट यहाँ फिर मैं 3 - 1 लिखता नीचे, क्योंकि मैंने 3 को पहले लिया है। तो ऊपर जिस चीज को पहले ले रहे हो MS2n में, उसी चीज को लिखो, वो दोनों सेम ही आएंगे। देख लो, ये आ जाएगा -7 अपॉन -2 विच इज 7/2, ये आ जाएगा 7/2। तो दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी। तो ध्यान रहे कि जिस भी रेशियो को पहले लिया है ना, उसी रेशियो को नीचे भी पहले लेना। समझ में आ गया एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला? यस सर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो रेशियो लेते वक्त ध्यान रखना, PC1 अपॉन PC2, तो सर्किल 1 वाला रेडियस 1 होता है, इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 आता है फॉर्मूले में। तो जो भी सर्किल ले रहे हो पहले, उसी सर्किल का रेडियस लेना R1। गलत ले लोगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। सर रेशियो वाला पार्ट एक और बार बताना। बेटा अगर ये पहले ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया है इसको, देखो, तो नीचे भी पहले 1 ही लिखना। अगर पहले 3 से मल्टीप्लाई किया है इसको, तो नीचे भी पहले 3 ही लिखना, बस ये। ओके। अब देखो क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास एक सर्किल की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, x² + y² - 2x - 6y + 9 = 0 ले लेते हैं। और मान लो मेरे पास एक और सर्किल है, S' is equals to, let's say, x² + y² + 6x ले लो - 2y + 1 = 0। इससे ये दो सर्किल्स हो गए मेरे पास, ठीक है। अब मैं एक इक्वेशन निकलवा रहा हूँ, दूसरा आप लोग निकलवा लेना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट लेट्स से निकालते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट जब निकालते हैं तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो इस सर्कल का सेंटर क्या आ रहा है एवरीवन? ऊपर वाले सर्कल का सेंटर क्या आ रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 1,3। Pranav has problems in summation type of questions. तो Pranav summation type of questions practice कर लो ज़्यादा। रेडियस क्या आ रहा है जल्दी बताओ? 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर -9 कितना आएगा? 1 ना रूट में। इसका सेंटर बताओ। जल्दी बताओ। -3,1 और रेडियस 3 आ रहा है। तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास दो सर्कल्स हैं, ठीक है, दो सर्कल्स हैं। एक का सेंटर है 1,3, एक का सेंटर है -3,1। और इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट निकालनी है मुझे। आई नो दैट दिस R1 is equals to 1 and this R2 is equals to 3। अब मुझे पता है कि पॉइंट P जो होगा वो इस तरह से डिवाइड हो रहा होगा कि 1:3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा होगा, राइट। PC1 अपॉन PC2 is equals to R1 अपॉन R2, तो 1:3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा होगा। तो जल्दी से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताओ मुझे। कितना आ रहा है? अरे एक पॉइंट है 1,3, एक पॉइंट है बीच में P, एक पॉइंट है -3,1
आपको पता है ये 1 है, ये 3 है, 1:3 में डिवाइड हो रहा है। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके जल्दी से पी बताओ ना। वन इंटू -3 इज -3, 3 इंटू 1 इज 3, 0 आ रहा है ना सीधे एक्स कोऑर्डिनेट। Yes, sir. 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 3 9 10 डिवाइड बाई 4 5/2 आ रहा है। ओरली तो निकल रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए इतना टाइम थोड़ी ना लगना चाहिए। पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो मेरी लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y minus 5/2 is equals to m times of x minus 0, राइट? ये मेरी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट होनी चाहिए, डायरेक्ट टैंजेंट, ट्रांसवर्स टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट होनी चाहिए ये। लेकिन अभी मुझे क्या करना है? m भी डिटरमाइन करना है। आई नीड टू डिटरमाइन m एज वेल। तो m के लिए मैंने क्या बोला? अब देखो दोनों में से कोई भी एक सर्कल पकड़ लो, ठीक है? और वहां पे मैंने क्या बोला? क्योंकि सिंस दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, ठीक है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगा करके इक्वल टू रेडियस कर लो। तो मैं सर्किल 1 ले रहा हूँ। सर्किल 1 का सेंटर था 1,3 और रेडियस था 1, ठीक है? अब मेरे पास लाइन की इक्वेशन क्या है? y माइनस एम एक्स माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? तो इस लाइन में यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो क्या आएगा? 3 माइनस m minus 5/2 whole divided by root of 1 plus m, 1 square plus m square is equals to 1। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला अप्लाई किया है, ax1 plus by1, तो 1 इंटू माइनस m आ जाएगा, 3 इंटू y 3 आ जाएगा, c एज इट इज रहेगा, अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो माइनस m का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस के बराबर आ जाएगा। क्या किया? इस लाइन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखा है 1,3 का, तो ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है ना? समझा सबको क्या कर रहा हूँ? इज दिस क्लियर? बेटा नहीं समझा तो पूछो, ऐसे चुप होने से तो कैसे ही बताऊंगा। एक बार आप रिपीट कर दीजिए। एक बार और मान लो मेरे पास एक पॉइंट है 2,3 और मेरे पास एक लाइन है y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हो? बताओ। इसको 2y कर दे रहा हूँ, इसको 3x कर दे रहा हूँ, तो क्या करते हो? 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 2 6, इसको भी 2 ही ले रहा हूँ, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 9। यही तो करते हो ना? यही तो डिस्टेंस होती है ना ये वाली एवरीवन? Yes, sir. तो वही चीज तो कर रहा हूँ। लाइन की इक्वेशन ये गिवन है, पॉइंट ये गिवन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। और वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब बेसिकली लाइन की इक्वेशन ये है तुम्हारा पॉइंट। तो इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो निकालूंगा वो रेडियस के इक्वल आएगा, और रेडियस इक्वल टू 1 था तो इक्वल टू 1 कर दिया मैंने। समझा अभी क्या कर रहा हूँ एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो अब अगर मैंने यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक ही अननोन वेरिएबल है क्या? m। तो क्या करूँगा? 3 mod of 3 माइनस m माइनस 5/2
is equals to root of 1 plus m square. Now squaring both sides. अच्छा 3 minus 5/2 will give you 1/2. इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/2 मिलेगा. Now squaring both side will give you 1/2 minus m का whole square is equals to 1 plus m square, right? सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा. 1/4 plus m square minus m is equals to 1 plus m square. m square cancel out हो गया, तो m क्या आ गया? m is equals to 3/4 आ गया. जल्दी बोलो हाँ या ना. Yes, sir. प्रोसेस समझ में आ गया क्या किया है? इतना लेंदी है नहीं, क्योंकि मैं तुम लोग को समझा भी रहा हूँ ना कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसलिए तुम लोग को लेंदी लग रहा है. पहले मैंने सेक्शन फॉर्मूला समझाया क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, उसके बाद फिर मैं तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वापस से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा रहा हूँ. कैलकुलेशन पार्ट इज नॉट दैट टफ, क्योंकि मैंने पॉइंट पी ओरली निकाल दिया है और उसके बाद फिर मैंने फोटो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला रखा और एम निकाल दिया है. बस 2 स्टेप का काम है. ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे. अगर मैंने देखा था कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पे थे, तो मेरे पास 2 ट्रांसवर्स टैंजेंट आनी चाहिए थी, राइट? राइट, यस और नो? अरे भाई, दोनों का रेडियस ऐड कर लो, दोनों के सेंटर के डिस्टेंस से ज्यादा है ना. सर्कल्स दूर दूर हैं अगर एक दूसरे से, तो 2 ट्रांसवर्स टैंजेंट और 2 डायरेक्ट टैंजेंट वाला केस बनता है. पहला वाला केस 1 जो पढ़ाया हुआ हाँ है. यस सर, यस सर. यस सर. तो 2 ट्रांसवर्स टैंजेंट आनी चाहिए थी, बट यहाँ पे तो एक ही एम आ रहा है, और एक पॉइंट पता है मुझे, तो एक ही इक्वेशन आएगी ना. दूसरी इक्वेशन क्यों नहीं आ रही? Why is it that I am getting only 1 equation and not 2 equations? जल्दी. क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक में m स्क्वायर कैंसिल कर दिया है. क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में m स्क्वायर जो था ना, उसको कैंसिल कर दिया है. बट मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था. इट इज समथिंग लाइक नॉट इन माय हैंड्स. आई हैव टू सिंप्लीफाई इट इन दैट वे. अगर मैं कैंसिल नहीं करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा, तो भी आई विल बी गेटिंग समथिंग. बट नॉर्मली क्या होता है ना कि मैंने आप लोगों को ये चीज सिखाई है कि अगर आप कोई चीज कैंसिल आउट कर देते हो, तो देयर इज अ चांस दैट यू विल बी एक्सपीरियंसिंग अ लॉस ऑफ सोल्यूशन. क्वाड्रेटिक के केस में लॉस ऑफ सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इसका जो अदर रूट है ना, जो सेकेंड रूट है, इसका ये सिग्निफिकेंस होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है इसका, कि the other root is not defined in this case. The other root is not defined in this case. तो अब अगर m1 मान लो मेरे पास एक रूट ये आ गया, m2 is not defined, तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक रूट के लिए तो हम उसको इग्नोर मार देते हैं कि m की एक ही वैल्यू आ रही है या क्वाड्रेटिक की एक ही रियल वैल्यू आ रही है. बट नाउ सिंस m इज स्लोप, क्योंकि m जो है मेरा वो एक स्लोप का काम कर रहा है या ग्रेडियंट का काम कर रहा है, तो मुझे पता है ना कि स्लोप के केस में नॉट डिफाइंड का कुछ और सिग्निफिकेंस होता है. और वो क्या होता है? इफ आई एम सेइंग दैट स्लोप इज नॉट डिफाइंड, तो tan थीटा क्या होता है? π/2 होता है क्या? यस सर. राइट. और अगर tan थीटा π/2 हो गया, तो मेरे पास जो इक्वेशन बन रही है ना, देखो कैसी बन रही है ट्रांसवर्स टैंजेंट की. मतलब मेरे पास जो सर्कल्स बन रहे हैं ना, वो कुछ ऐसे बन रहे हैं कि एक तो आपकी ऐसी लाइन जा रही है, दूसरी लाइन आपकी ऐसी जा रही है. इसको मैं थोड़ा और इधर उधर बनाता हूँ तो समझ में आएगा. एक लाइन मेरे पास जो है ना, वो पैरेलल टू दिस आ रही है, और दूसरी लाइन जो है मेरी ऐसे स्लोप 3/4 वाली जा रही है, पासिंग थ्रू 0,5/2. तो इसका ये मतलब हो गया, एक ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर है. तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? अरे कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जाती है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है?
x इज इक्वल टू 0 हो जाएगी ना। अगर मान लो 1 से पास हो रही होती तो x इज इक्वल टू 1 हो जाती, क्योंकि ये 0 से पास हो रही है। तो ये एक ट्रांसवर्स टैंजेंट की इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल टू 0। One transverse equation is x is equals to 0 because m2 was not defined. दूसरी transverse tangent की equation m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो इस वाली गिवन इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स tangent में। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स tangent में 3/4 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा, 4y माइनस 10, ये तो होगा ना 4y is equals to 3x, या 4y minus 3x is equals to 10 और x is equals to 0। ये दो मेरे ट्रांसवर्स टैंजेंट हो गए। These two are my transverse tangent। तो क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी इट इज नॉट। सिंपल सा क्या किया है मैंने, 2 स्टेप का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके पॉइंट पी निकाल दो, एंड वंस यू हैव पॉइंट पी, ठीक है, वंस यू हैव पॉइंट पी तो आपको लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, पॉइंट पी से पास होने वाले जनरल इक्वेशन। वहां पे m आपको अननोन है, m के लिए मैं क्या करूंगा, p इज इक्वल्स टू r अप्लाई करूंगा। यहाँ पे p इज स्मॉल p, ध्यान से देखना, p इज स्मॉल p। इसका मतलब हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू रेडियस अप्लाई करूंगा एंड आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ m। हर बार m इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। यहाँ पे m की 2 वैल्यूज नॉर्मली मिल जाएंगी, क्वाड्रेटिक कैंसिल नहीं होगी। एंड बट इस सिचुएशन में सिंस क्वाड्रेटिक कैंसिल हो गई थी तो चलो अच्छा ही हुआ ना, आप लोगों को कुछ मैंने और बता दिया, कुछ एक्स्ट्रा इनपुट आप लोगों को मिल गए कि ऐसा नहीं है कि क्योंकि दोनों सर्कल्स अपार्ट हैं एक दूसरे से, दैट मींस यू शुड बी गेटिंग 2 ट्रांसवर्स टैंजेंट्स। बट क्वाड्रेटिक कैंसिल करने की वजह से एक रूट ऐसा हो गया कि नॉट डिफाइंड रूट था, तो जिसको हम नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इग्नोर मार देते हैं, बट हम यहाँ पे नॉट डिफाइंड रूट को इग्नोर नहीं मारेंगे क्योंकि वो मेरे लिए क्या है, स्लोप की वैल्यू है। एंड इफ tan थीटा इज नॉट डिफाइंड या स्लोप इज नॉट डिफाइंड तो मुझे पता है कि उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू π/2 या दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो वहां से आई गॉट वन इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट, एंड जो एक नॉर्मल स्लोप मिला था उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आई गॉट अदर इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट। अब वो निकालो इन दोनों सर्कल के लिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट निकालो, ट्राई करो खुद से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट। क्या करोगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट के लिए, मुझसे बात कर करके करो क्वेश्चन एवरीवन। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट, पॉइंट पी क्या आएगा, ये मेरे पास C1 है, ये मेरे पास C2 है। C1 मेरे पास क्या लिखा हुआ है, C1 इज रिटन एज 1,3, C2 इज रिटन एज -3,1, 1,3 -3,1। ये मेरे पास P पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। और आपको पता है PC1 अपॉन PC2 क्या होगा, कौन से रेशियो में होगा, जल्दी, PC1 अपॉन PC2 किस रेशियो में होगा, चलेगा क्या सर? बताओ PC1 अपॉन PC2 किस रेशियो में होगा, इतना डेरिवेशन क्यों करवाया ऊपर? R1 अपॉन R2 के फॉर्म में होगा ना, रेडियस के रेशियो में। यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हो, R1 which is equals to 1 upon R2 which is equals to 2। अब एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, सिद्धार्थ बताओ कैसे लगाएंगे एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, H की वैल्यू क्या आएगी सिद्धार्थ? यस सर। बताओ, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे अप्लाई करूंगा, ये 1 दिया है, ये 3 दिया है, तो 1 इंटू -3 कर लूँ, हाँ सर। 1 इंटू -3 कर लिया, फिर बीच में एक माइनस साइन दो,
एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले में माइनस साइन आता है, इंटरनल में Plus. प्लस आता है। Plus. फिर 3 इंटू 1 कर लूँ अपॉन 1 माइनस 3 करूँ या 3 माइनस 1? -3 1 1 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ -3, यहाँ -3, -6 अपॉन -2, Minus 3 आ गया। yes sir के बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ, के निकालो। इसके लिए एक मिनट sir फिर वैसे करना है 3 into 1 minus 1 into minus 1 सर 4 4 आ रहा है, राइट? क्या आएगा 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 3, कितना आ जाएगा -8 बाय -2, 4। तो पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3,4। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 3। यहाँ तक क्लियर है हर्ष? Yes sir. हर्ष यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. पॉइंट पी निकाला और लाइन की इक्वेशन लिख ली, टैंजेंट की इक्वेशन, डायरेक्ट टैंजेंट की। ठीक है, अब डायरेक्ट टैंजेंट की इक्वेशन लिख ली, फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो y माइनस 4 इज इक्वल्स टू mx माइनस 3m, सबको राइट हैंड साइड ही ले जाते हैं। तो mx माइनस y माइनस 3m माइनस 4, ऐसा आएगा इक्वल टू 0। देखो mx को इधर लिखा, इसको इधर ले आया, -y हो गया, इसको इधर ले आया, +4 हो गया। तो माइनस साइन कॉमन लेकर कैसे लिख दिया। अब कौन सा सेंटर लें, कोई भी एक सेंटर ले लेते हैं, 1,3 वाला ले लो, चाहे -3,1 ले लो, कोई भी एक सेंटर ले लो। बेसिकली क्या करोगे, आपको ये पता चल गया ये लाइन है, ये आप 1,3 वाला ले लेते हैं, चलो रेडियस 1 है। तो P इज इक्वल्स टू R अप्लाई करने जा रहा हूँ, P इज इक्वल्स टू R अप्लाई करने जा रहा हूँ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस लाइन से परपेंडिकुलर 1,3 पे, तो क्या आ जाएगा m -3m प्लस 4 अपॉन में क्या आएगा, जल्दी m स्क्वायर क्या प्लस आएगा, इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। रेडियस तो 1 है, मतलब इस लाइन की इक्वेशन ये गिवन थी, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, उसको रेडियस से इक्वल कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब क्या करूंगा, वही सेम प्रोसेस, m और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो -2m बचेगा वहां पे। तो क्या आ रहा है 1 माइनस 2m मॉड में इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1 रूट में, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। तो 1 माइनस 1 प्लस 4m स्क्वायर, 1 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके m की वैल्यूज निकाल सकते हो ना, राइट? तो बताओ क्या फाइनल आंसर आ रहा है, m की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं। +1 तो कैंसिल आउट कर दो, क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल्स टू 0, m कॉमन ले लो, 3m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू 0 आ रही है और 3/4 आ रही है, देखो यही दोनों वैल्यूज आ रही हैं। इज दिस क्लियर, यहाँ से 2 वैल्यूज आ गई m की, यस सर जल्दी बोलो बेटा। तो m की दोनों वैल्यूज को इस गिवन लाइन में सब्स्टिट्यूट कर लो, या इस गिवन लाइन में सब्स्टिट्यूट कर लो, मुझे फाइनल आंसर बताओ इक्वेशन डायरेक्ट टैंजेंट की क्या आ रही है।
क्या था मेरे पास इक्वेशन, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 3। तो अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, हाँ, तो y इज इक्वल्स टू 4, एक इक्वेशन आ गई। 4x और अगर मैं 3y इक्वल टू 0। 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरी आ गई। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट आ गया मेरे पास, और ऊपर मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट था। तो अगेन आई एम सेइंग कि क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस करो। और मैं कुछ पीडीएफ भेज रहा हूँ, उस पीडीएफ में मतलब 3 पीडीएफ फॉरवर्ड करूँगा। उसमें सर्कल्स 3 और 4 करके जो पीडीएफ रहेगा ना, सर्कल्स 3 और 4 करके थर्ड वाला पीडीएफ जो रहेगा, मतलब बेसिकली थर्ड पार्ट वाला। तो सर्कल्स 3 और 4 में थर्ड वाला पीडीएफ खोलना, मतलब 3 और 4 मतलब थर्ड वाला पीडीएफ हो गया। उसमें होम असाइनमेंट एंड क्लास असाइनमेंट, होम असाइनमेंट 2 एंड 3, क्लास असाइनमेंट 2 एंड 3, ये कंप्लीट करो। और आज मंडे है ना, थर्सडे तक भेजो ग्रुप पे। ऑल टुगेदर दोनों मिला करके यू विल हैव एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस। तो 40 क्वेश्चंस में बहुत कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल सिंपल से हैं, तो इनपुट जो जाएगा आपका एक्चुअली वो 20 क्वेश्चंस के लिए जाएगा। तो अप टिल थर्सडे सबमिट इट ऑन द ग्रुप। ऑल्सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, DPP 5 तक लगा लेना है, अप टू DPP 5 कंप्लीट कर सकते हो। DPP मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है ग्रुप पे, तो अप टू DPP 5 मैंने थ्योरी कंप्लीट करवा दी है, एवरीथिंग इज कंप्लीट, तो यू कैन। सबमिट करने से क्या ये सबमिट वाला नहीं है, ये तो खुद के लिए है, ये सबमिट करना है सर्कल्स 3 और 4 वाला पीडीएफ। देख ही लो, मैंने ग्रुप पे भेज ही दे रहा हूँ। जुलाई बैच, ठीक है। तो सर्कल्स 3 और 4 लिखा है ना स्टूडेंट कॉपी, सबसे पहला पीडीएफ जो गया है ग्रुप पे, उसमें देखो होम असाइनमेंट 1 छोड़ देना, कॉमन टैंजेंट वाला जो पॉइंट है, क्लास असाइनमेंट 2, होम असाइनमेंट 2, और क्लास असाइनमेंट 3, होम असाइनमेंट 3। नहीं, 60 क्वेश्चंस तो टोटल ही हैं। उसमें पहले क्लास असाइनमेंट में रफली 15 क्वेश्चंस है, यू विल हैव 45 क्वेश्चंस। हाँ ठीक है, 45 क्वेश्चंस रफली, ठीक है, हो जाएंगे ना ये थर्सडे तक। एक बार रिपीट करोगे सर क्या क्या करना है? क्लास सर्कल्स 3 और 4 वाला जो पीडीएफ है, उसमें होम असाइनमेंट 2, होम असाइनमेंट 3, क्लास असाइनमेंट 2, क्लास असाइनमेंट 3। ओके सर। थर्सडे तक, और DPP 5 तक ये सब कंप्लीट कर लो। ये सारे मैं एक साथ ही चेक करूंगा, मतलब अप टिल DPP 5 तक आप थ्योरी पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अभी ये मैं चेक करूंगा, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं चेक करूंगा। तो ये हैव टू, मतलब आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपका होमवर्क कंप्लीट हो जा रहा है एंड यू आर फ्री टू स्टार्ट सॉल्विंग DPPs, उसके लिए बता रहा हूँ। चलो, आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. हाँ, इसके लिए आवाज निकलती है सबकी। थैंक यू सर बोलने के लिए, वैसे जो पूछो तो कोई बात नहीं करेगा। चलो, थैंक यू, बाय। Bye, sir.